कार आज हम बात करेंगे त्रिभुज चैप्टर की, कक्षा 10 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 की त्रिभुज। इसके पहले आपने कक्षा 9 में भी त्रिभुज पढ़ा हुआ था, वहां पे हमने सर्वांग समता पढ़ी थी और यहाँ पे हम समरूपता पढ़ेंगे, ठीक है ना। सर्वांग समता और समरूपता में अंतर क्या? सर्वांग सम, सर्वांग सम यानी जब सभी अंग बराबर हो जाएंगे तो सर्वांग सम कहेंगे, है ना। दो त्रिभुज मतलब एक दूसरे के ऊपर एकदम जैसे रखे जाएं तो एक दूसरे के ऊपर एकदम सेट हो जाएंगे, तो उस चीज को बोलते हैं सर्वांग सम, ठीक है ना। कि सारे कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो उसको कहेंगे हम सर्वांग सम। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो समरूपता की हो रही है। समरूप आप जानते होंगे कि एक जैसे देखने में लगे, है ना, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, लेकिन एक जैसे लगते हैं। जैसे कि बात करिए, आप एक 500 का नोट ले लीजिए आप रियल में जो है, और एक उसका फोटो ले लीजिए, तो दोनों एक जैसे तो लग रहे हैं कि अगर आप फोटो दो तो कहोगे 500 रुपए है, लेकिन एक्चुअल में 500 है नहीं वो, ठीक है ना। तो समरूपता का मतलब क्या है? एक जैसे लगे, होते नहीं है इक्वल, लेकिन एक जैसे लगते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन का रियल और अमिताभ बच्चन का एक जो है लंदन में पुतला रखा हुआ है, तो वो दोनों समरूप है ना। उनके अंगों में जो अनुपात होगा कि हाथ, अगर ये इनका हाथ मान लीजिए 2 फुट 2.5 फुट लंबा है, तो वो वाला 5 फुट है, तो उसी वजह से पैर अगर इनके 4 फुट के होंगे तो सीधी सी बात है वो वाले 8 फुट के हो जाएंगे, है ना। तो समरूपता में अनुपात समान हो सकता है लेकिन एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। तो यहां पर उसी की चर्चा करना हम समरूप त्रिभुजों की। समरूप त्रिभुजों के पहले हम बात करेंगे समरूप कोई भी दो, ठीक है, क्या बोलते हैं, आकृति की बात करें तो आकृति में कोई भी समरूपता के लिए क्या है कि जैसे कोई भी बहुभुज है, ठीक है ना, तो अगर कोई दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान हो, प्रत्येक अंतःकोण बराबर हो और उनकी भुजाओं में अनुपात अगर बराबर होगा तो उसको हम बोलेंगे समरूप बहुभुज है, ठीक है। अदरवाइज ये समरूप नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यहां पर दो त्रिभुज हैं कि त्रिभुज ABC है एक आपका और एक त्रिभुज PQR है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC हमने ले लिया एक ये, और एक त्रिभुज PQR ले लिया, तो ये दोनों त्रिभुज हैं आपके। और अगर ये सिमिलर है, समरूप का मतलब सिमिलर, PQR है ना, तो इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इस दशा पे दो महत्वपूर्ण बातें होती हैं। उनके कोण आपस में बराबर होंगे, संगत कोण, और संगत भुजाएं अनुपाती होंगी। यहां संगत वर्ड भी समझ लीजिए कि जैसे यहां पे लिखा है ABC द PQR, तो फर्स्ट लेटर फर्स्ट के साथ पड़ेगा, सेकंड लेटर सेकंड के साथ, थर्ड वर्ड थर्ड, यानी एंगल ए जो होगा P के इक्वल होगी, ना कि Q के इक्वल, ठीक है ना। एंगल ए जो लिया जाएगा वो आपका P के इक्वल पाया जाएगा, Q के नहीं। संगत का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, तो A इज इक्वल टू P, है ना। ट्रायंगल A, if triangle ABC is similar to triangle PQR, in this situation angle A must be equal to angle P, angle B equals to angle Q and angle C equals to angle R, because of their corresponding angles are equal, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया कि एंगल A equals to एंगल P होगा, एंगल B is equals to एंगल Q होगा और एंगल C equals to एंगल R होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आ गई। उसके अलावा अगर बात करिए तो इनकी भुजाओं में अनुपात भी बराबर होना चाहिए। संगत भुजाएं अनुपाती होती हैं, यानी कि AB अपान PQ इज इक्वल टू BC अपान QR इज इक्वल टू AC अपान PR। AB इसका फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ले रहा है इधर से, तो इधर फर्स्ट सेकंड लेटर PQ हो गया। BC मतलब सेकंड एंड थर्ड लेटर लिया है, तो यहां से सेकंड थर्ड लेटर QR हो गया। AC मतलब फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, तो यहाँ पे PR आपका फर्स्ट एंड लास्ट लेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे तथा उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर जब दो त्रिभुज आपके समरूप है तो क्या क्या इक्वल हो सकता है, तो उनके कोण 100% इक्वल होंगे। सबसे पहली चीज है ना कि अगर आपको देखना है कि कोई दो त्रिभुज या दो सब बहुभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, वो आपस में इक्वल है या समरूप है, तो उसमें सबसे पहला चीज क्या आएगा कि उनके कोण बराबर होंगे, ठीक है ना। ठीक है, कोण बराबर हो जाएंगे और कोण बराबर के बाद उनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो अनुपाती होंगी। संगत का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पे AB हो रहा है तो इधर
पी क्यू, है ना। आपने देखा होगा कि यह डांस हो रहा होता है, तो डांस में क्या होता है कि एक साथ सबके एक स्टेप, हम पे किसने हरन डाला तो सब ऐसे करते हैं, तो सब ऐसे ही करते हैं, तो वो एक रूपता होती है ना, तभी वो डांस सही होता है। तो वही चीज यहाँ पे संगत का मतलब समझ गए होंगे कि करस्पॉन्डिंग ए बी के साथ क्या पड़ेगा, पी क्यू पड़ेगा, बी सी के साथ क्या पड़ेगा, क्यू आर पड़ेगा, है ना, और ए सी के साथ क्या पड़ेगा, आपका पी आर पड़ेगा। तो इस तरीके से त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो समरूप आकृतियां, जैसे आप बात करिए सारे जो क्या बोलते हैं वृत्त होते हैं वो समरूप ही हैं, क्योंकि सभी एक जैसे लगते हैं देखने में, है ना, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें सारे समबाहु त्रिभुज तो वो भी समरूप है, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, और भुजाएं सबकी दो, एक की मान लीजिए 2-2 हैं, दूसरे की 3-3 हो गई, तो 2/3 2/3 2/3 हर बार रेशियो सेम निकलेगा, ठीक है ना। तो समरूप त्रिभुज और वर्ग हो गए, उसके अलावा बात करिए आप क्या बोलते हैं वृत्त हो गए, तो ये सारे सब समरूप फिगर हो गए, समरूप आकृतियां हैं, है ना। तो इस तरीके से समरूपता की बात हम कर रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज यहाँ पर यही बात बताती है जो हम कह रहे थे 6.1 की बात करें, तो ये एक्सरसाइज आपके कैसे, यहाँ पर हम 6.1 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.1 इसी जगह से ले लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए दिखांक भरिए। सभी वृत्त होते हैं, तो अभी मैंने आपसे कहा समरूप, एक जैसे देखने में लगते हैं, उनकी त्रिज्या अलग अलग होती हैं, लेकिन सारे राउंड शेप में होते हैं, है ना। तो इस समरूपता तो होती है, लेकिन सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम होने के लिए उनकी त्रिज्याओं का इक्वल होना जरूरी है, लेकिन समरूप होने के लिए त्रिज्याओं का इक्वल होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद बात करिए, ठीक है ना, सभी वर्ग, तो ये भी समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते, कौन से, समद्विबाहु के समबाहु, तो मैंने आपसे कहा समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि उसका प्रत्येक कोण 60 अंश का हो जाएगा। अगर पहला त्रिभुज है उसकी भुजाएं मान लीजिए 5-5 सेंटीमीटर की हैं, और दूसरा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर की हो गई, तो इस दशा में उनका अनुपात 5/7 ही आएगा, ठीक है ना। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो आपस में समरूप हो जाते हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो मैंने कहा था अगर कोई दो समान भुजाओं वाले बहुभुज होंगे तो वो अगर समरूप होंगे तो उसकी भी दो कंडीशन, जो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे है कि प्रत्येक संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा तथा संगत भुजाएं जो होंगी वो अनुपाती होंगी, है ना। तो यानी प्रत्येक कोण आपस में समान होगा और उनकी संगत भुजाएं जो होती हैं वो अनुपाती हो जाती हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करिए, तो कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृतियों की बात करिए तो जितने वृत्त हो गए वो समरूप हो गए, समबाहु त्रिभुज समरूप हो गए, ठीक है, वर्ग जितने हैं वो समरूप हो गए। अब कह रहा समरूप ना हो तो जैसे आयत हो गए तो जरूरी नहीं वो समरूप हो, ठीक है ना। अब आप बात करिए जैसे समकोण त्रिभुज हो गए, वो जरूरी नहीं कि समरूप हो, प्रत्येक कोण बराबर हो। एक कोण तो 90 का आएगा, लेकिन हो सकता है कि अन्य दो कोण 60 और 30 के हो और दूसरे त्रिभुज के कोण आपके 45 के हो जाए, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो 3rd क्वेश्चन है इसका, वो बोल रहा था बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम चर्चा करें, है ना, तो यहाँ पर आपको दो फिगर दे दिए गए हैं। एक इस तरीके से सही पूछे तो सम चतुर्भुज दिया हुआ है इस शेप पे, ठीक है, और इसकी नेमिंग PQRS है, PQRS, ठीक है, और इसकी जो भुजाएं हैं 1.5 सेंटीमीटर की हर एक भुजा है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये वाले भी 1.5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद एक आपको वर्ग दे दिया गया है इस तरीके से, जिसकी भुजाएं जो है वो आपकी 3-3-3 की है ना, ये 3 की है, ये 3 की है, ये 3 की, ये भी 3 की है, और इसकी नेमिंग आपकी ABC है। तो कह रहा कि ये क्या समरूप है कि नहीं है। तो आप एक चीज देख रहे हैं, भुजाओं का अनुपात तो आ जाएगा कि हम यहाँ पे PQ/AB निकालें तो 1.5/3 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर QR/BC करोगे तो भी 1/2 आएगा, फिर RS/CD करेंगे तो भी 1/2 आएगा, फिर हम अगर यहाँ से PS/AD करें तो भी हमारा 1/2 आएगा। लेकिन समस्या इस बात की है कि कोण आपस में बराबर नहीं है। ये कोण 90 अंश का और ये वाले कोण के बारे में हम कुछ
नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक तरीके से सम चतुर्भुज का कोण 90 तो होता नहीं है ना, कोई भी कोण। तो इसका मतलब देखिएगा, चूंकि कोण ए इज नॉट इक्वल टू पी, ठीक है, कोण क्यू इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, कोण सी इज नॉट इक्वल टू आर एंड कोण डी इज नॉट इक्वल टू क्या बोलते हैं पी क्यू आर एस, है ना, तो कोण एस, ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसलिए लिख सकते हो कि जो ये चतुर्भुज आपका पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस, समरूप का चिन्ह होता है इस तरीके से, नॉट समरूप तो ऐसे काट दीजिए, तो ये क्या आ गया, चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि इनके कोण आपस में बराबर नहीं है। अगर कोण बराबर होते तो हम कह सकते थे, फिर आगे भुजाओं में आते, है ना भाई, दोनों ही कंडीशन को फॉलो करना है कि हमारे कोण भी आपस में बराबर हो और भुजाएं अनुपाती होनी चाहिए। अगर एक चीज को फॉलो करेगा तो वो समरूप नहीं होगा, ठीक है ना। चेकआउट करते हैं आप यहाँ पर, तो आपको दोनों चीजों को चेक करना होगा। तो हमने पहले कोण को ही चेक किया, तो ये 90 होता है, ये तो कोई 90 है नहीं, तो इसका मतलब कोण ए जो है वो पी के इक्वल नहीं है, कोण क्यू जो है वो बी के इक्वल नहीं है ना। तो कम से कम एक ही कोण अगर दिखा दें नॉट इक्वल, तो जो भी नहीं कि सारे ही लिखते हैं, कोण ए इज नॉट इक्वल टू पी, तो समरूप नहीं होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि समरूपता के लिए दो चीजें होना अनिवार्य है। पहली चीज क्या बताई हमने आपको कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होती है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल, एंड द सेकंड केस इज दैट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, ठीक है ना। उनकी साइड जो होनी चाहिए वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, तभी आप इनको समरूप कह पाते हैं, ठीक है ना। तो दो त्रिभुज समरूपता की बात कंफर्म हो गई। दो अगर बहुभुज भी हैं, समान भुजाओं वाले बहुभुज है, तो उनकी भी समरूपता की कंडीशन होगी कि सारे एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसकी बात करें तो यहां पर आपको प्रमेय 6.1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है एग्जाम के लिए। इसको हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको ग्रीक के साइंटिस्ट थेल्स ने बनाया था, इसलिए इसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना। क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए और वो दो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, तो यह समान अनुपात में रेखाओं को विभाजित करती है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि ये एक त्रिभुज मान लीजिए ABC, ठीक है, और इसमें एक लाइन आप B खींचते हैं जो कि BC के समांतर है, B इज पैरेलल टू BC, और D जो है वो AB को मतलब क्या बोलते हैं, D AB को D पर और AC को E पर काटती है, तो इनका अनुपात बराबर, यानी कि AD बटे BD बराबर AE बटे CE करना है। देखिएगा जो प्रमेय वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे एक चीज गिवन में आती, दूसरी चीज हमको प्रूव करनी होती। तो आप जरा सा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहीं से जो शुरुआत में जहां तक बात होती है वो गिवन में रहती है, जहां से तो लग जाएगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में वो प्रूफ वाली बात होगी। कह रहा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना। The line drawn parallel to one side of a triangle divides the other two sides into same ratio, ठीक है ना। The line drawn parallel to one side of a triangle divides other two sides into the same ratio। यहाँ पे देख रहे हैं, here ABC is a triangle, D parallel to BC, that's divides AB at D and AC at E। In this situation we have to prove AD upon BD equals to AE upon C, AD upon BD equals to AE upon C, है ना। तो शुरू की बात जो होती है वो गिवन स्टेटमेंट में आती है, जो बाद वाली बात होती है वो आपकी प्रूफ में आ जाती है ना। तो देखिएगा यहाँ जब थ्योरम वाला पोर्शन लगाते हैं, सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है, स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, गिवन, है ना, जो जो बातें उसने बताई हैं दी है वो गिवन में आता है, और गिवन के बाद फिर आ जाता है टू प्रूव, जो हमको सिद्ध करना है। और कभी कभार क्या होता है कि हमको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन, है ना, ज्यामिति रचनाएं भी करनी पड़ जाती हैं।
तो रचनाएं करेंगे और रचनाओं के बाद फिर प्रूफ आता है, यानी कि उपपत्ति हो जाती है जिसके थ्रू हम इक्वेशन को प्रूव करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं थेल्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप ये समझिए कि एग्जाम में बहुत बार आई है, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, जब से ये एनसीईआरटी बुक्स लागू हो गई तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा प्रमेय। चलिए कैरी ऑन करते हैं इस प्रमेय के लिए। थ्योरम 6.1 को थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, इसको थेल्स थ्योरम या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या बीपीटी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो उसने क्या बोला था कि त्रिभुज एबीसी में जो डी है वो बीसी के समांतर है और एबी को डी पर, बीसी को ई पर, एसी को ई पर काटती है ना। और इसके बाद क्या सिद्ध करना कि उनका अनुपात समान है, 20/20 इक्वल्स टू 20/20। अब थोड़ी सी रचना करते हैं कि यहां से हमने डीएम परपेंडिकुलर एसी खींच दिया, डीएम परपेंडिकुलर लंब, ठीक है ना, डीएम परपेंडिकुलर एसी, और ठीक है ईएम परपेंडिकुलर एबी, ईएम परपेंडिकुलर एबी खींच दिया और डीसी और बी को मिला दिया है ना, डीसी और बी को हमने ज्वाइन कर दिया, इस तरीके से इनको हमने मिला दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारा रचना या कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। क्या किया है देखिएगा, डीएम परपेंडिकुलर बीसी, डीएम परपेंडिकुलर एसी बेटा है ना, एसी, फिर देखिएगा ईएन परपेंडिकुलर एबी खींचा, ठीक है, वह ठीक है, क्या कर रहे हो, डीसी व बी को मिलाया, डीसी व बी को मिलाया, ठीक है ना। इतनी बात हमारी यहां तक आ गई। ये जरूरी नहीं है कि सब में कंस्ट्रक्शन हो, किसी में होता है और किसी में नहीं होता। इसके बाद अब आ जाइए उपपत्ति में, है ना, उपपत्ति जिसको आप प्रूफ कहेंगे, ठीक है ना, इसको आप प्रूफ बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूफ में आते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा जरा सा कि हमको भुजाओं का अनुपात दिखाना है। आप एक चीज जानते हो, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर हम एडीई का देखें, अगर हम आधार एई को ले लें तो यहां पर जो लंब होगा वो क्या हमारा डीएम हो जाएगा। अगर हम डीसीई को ले लें तो डीसीई में जो हमारा आधार होगा सी होगा। देखिएगा ये जो त्रिभुज है कुछ इस तरह से है ना, और जो ये अधिक कोण त्रिभुज होता है इसका लंब सदैव बाहर से जाता है। जैसे ये बना होता, मान लीजिए इस तरह से बना था डीईसी है ना, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये सी हो गया और यहाँ पे ये एम है, इस तरीके से। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि आधार हमारा सी होगा और लंब हमारा डीएम हो जाएगा, है ना। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक ना। इतनी बात आ गई। तो यहां पर देखिए हम निकाल रहे हैं एरिया एडीई और अपान में एरिया सीडीई, सीडीई अगर इनको लेते हैं तो आप देखिए कि हमारा एडीई में जो बेस है वो एई है और लंब हमारा डीएम है। यानी हम ये लिख सकते हैं 1/2 एई इंटू डीएम, एई इंटू डीएम बराबर 1 और बटे में आ गया 1/2। जब सीडीई ले रहे हैं तो मैंने कहा ये इस तरह का फिगर, इसमें लंब ये रहेगा और सॉरी आधार ये रहेगा, लंब आपका ये बनेगा, है ना। अधिक कोण त्रिभुज है तो अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब होता है वो सदैव सिर से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे सी आपका आधार होगा, ना कि सीएम होगा। तो आधार सी होगा, लंब डीएम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको सी इंटू डीएम। अब आप एक चीज देखना, ये डीएम डीएम कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि एरिया एडीई, एरिया एडीई अपान एरिया जो सीडीई आ रहा, सीडीई इक्वल टू कितना आ गया, एई अपान सीई आ गया, है ना। एक बात हमारी ये निकल आई। अब इसी प्रकार अगर हम फिर से एक बार एडीई अपान अगर बीडीई निकालें तो इस बार अगर एडी में आओगे तो लंब आपका एडी ले लें और आधार एडी ले लें, लंब ईएन ले लें तो इसका आधार बीडी हो जाएगा और लंब हमारा ईएन हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल जैसे पहला केस किया वैसे ही हम सेकंड केस भी कर सकते हैं कि फिर से आए हम और हमें लिख दिया यहां से पुनः एरिया एडीई अपान एरिया बीडी, एरिया बीडीई। तो जब इसमें ले रहे हैं तो लंब
1/2 आधार की बात करिए आ गया AD, लंब की बात करिए हो गया EN, ठीक है ना। और यहाँ पे आएंगे तो 1/2 BD इंटू EN हो गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये लंब आधार बनेगा, लंब आपका EN बनेगा। वही केस बिल्कुल जैसे पहले किया कि लंब जो होगा अधिक कोण त्रिभुज में वो सिर से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप करेंगे। यहां से आप देखिए EN कट जाएगी, 1/2 कट जाएगा, यानी एरिया ADE अपान एरिया BD इक्वल टू आ गया AD अपान BD। इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई। अब आपको लाना क्या है, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान CE। ये पोर्शन कब इक्वल हो सकता है, जब ये वाली साइड इक्वल हो जाए, है ना। तो जब हम इस भाई हमको इक्वल करना है AD अपान BD इक्वल टू AE अपान CE, ये तभी इक्वल हो सकते हैं। ये दोनों चीजें कब इक्वल हो पाएंगी, जब ये वाला पोर्शन अगर कहीं से इक्वल करने को पा जाए। तो आप देखो यहाँ पे AD तो बहुत अच्छी बात है ना, दोनों का जो न्यूमरेटर है अंश है वो एक जैसा है। अगर डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है CDE है, यहाँ पे BDE है। अगर एनी हाउ आप CDE और BDE को इक्वल कर ले तो पूरी बात बन सकती है ना। हमारा काम क्या है, यहाँ पे CDE और BDE को इक्वल करना है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो CDE है और BDE है ना, ये दोनों का सेम बेस है और लाई बिटवीन सेम पैरेलल, दोनों समान समांतर रेखाओं के बीच में है। तो आपने कक्षा नौ में एक प्रमुख प्रमेय पढ़ी थी, चैप्टर पढ़ा था समांतर, चैप्टर है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। तो वहां पे कहते समान समांतर रेखाओं व समान आधार के मध्य बने समांतर चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि BD और CD जो है वो एक ही आधार DE और समान समांतर रेखा DE समांतर BC के मध्य बने हैं, है ना। तो इस बात से क्या हो जाए, जब इतना आ जाए तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस, है ना, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE have same base, same base and lie between same parallel line कौन कौन सी हैं, B पैरेलल BC, B पैरेलल BC, ठीक है। जब इतना हो गया तो हम ये बात कह सकते हैं यहां से, जब इतनी बात आ जाएगी, है ना, कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं नेमिंग इसकी, यहाँ B कर दो, इसको C कर दो, थोड़ा सा जगह चाहिए हमको क्वेश्चन के लिए, है ना। जब इतनी बात आ जाएगी तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एरिया BDE इक्वल टू एरिया CDE। अब ये एरिया आपस में इक्वल हो गए, है ना। और जब ये एरिया इक्वल आ गई, इक्वेशन थर्ड हो गई, तो यहाँ पे जहां पे हम BDE लिखा वहां पे हम CD लिख सकते हैं। कि यहाँ पे लिख दिया है ना कि एरिया BD की जगह पर CDE रखने पर लिख दिया समीकरण 2 में एरिया BDE बराबर एरिया CDE रखने पर, CDE रखने पर अगर ये रखोगे आप यहाँ पर, है ना, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, ये थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन भी ये बन जाएगी एरिया ADE अपान एरिया BD इज इक्वल टू AD अपान BD, AD अपान BD। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप कह सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट और 4 को देखो, ठीक है ना, तो नहीं BD की जगह में CD यहाँ लिख जाए, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे CD लिखना चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि BD के प्लेस पे CD रखे हो तो CDE। अब आप देख रहे होगे फर्स्ट एंड 4 से, तो ये वाला पोर्शन सेम है एज इट इज, जब ये इक्वल तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि समीकरण 1 व 4 से जैसे ही आपने इक्वल करा तो ये आ गया आपका कि AD अपान BD इक्वल टू AE अपान CE, ठीक है ना। यही बात हमको प्रूव करनी थी, इतनी ही बात हमको प्रूव करनी थी। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात आ जाती है, और एक्स्ट्रा बात क्या होती है उस बात पे भी हम फोकस करेंगे कि कभी कभी हमको ये प्रूव करना होता है AD अपान AB इक्वल टू AE अपान CE। तो इसी बात जगह से हम थोड़ा सा
एक्स्ट्रा कुछ दिखाना चाहेंगे आपको इसी जगह से, है ना, कभी कभार पूछ लेता है तो उसको भी कर लीजिए। ये लाइन आ गई, इसको हमने पलट दिया, है ना, ऐसे ऊपर कर दिया, तो हम ये भी लिख सकते हैं और BD अपान AD प्लस 1 जोड़ दीजिए इसमें, एक इधर भी, और CE अपान AE प्लस 1 कर दीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए अगर, तो ये आ गया BD प्लस AD अपान AD इज इक्वल टू CE प्लस AE अपान AE। अब एक बार फिर पलटेंगे तो AD ऊपर चला जाएगा, है ना, तो और ये देखो जब BD प्लस AD, जब BD और AD जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, AB आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BAD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC। तो कभी कभार ये भी बात प्रूव करने को आपको आ जाती है ना, तो ये भी इसी तरह से प्रूव हो जाएगा। तो ये आपकी थ्योरम 6.1 थी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेस थ्योरम कहते हैं या आधारभूत अनुपाती प्रमेय कहते हैं, ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के लिए। तो स्टेटमेंट एक बार फिर से आपके सामने पूरी थ्योरम लगी है, मैं रिवाइव करना चाहूंगा इसको, कि कह रहा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए और वो अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर काटे तो वह समान अनुपात में विभाजित करती है ना। A line drawn from a line drawn parallel to one side of a triangle bisect the other, intersect other two sides into the same ratio, है ना। Here DE parallel to BC है, that cuts AB at D and AC at E। तो प्रूव क्या करना होगा, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान CE। इतनी बात हमको यहाँ पर सिद्ध करनी है, ठीक है ना। तो जब आते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें कि हम गिवन में क्या आएगा, तो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है जो AB को D पर और AC को E पर काटती है, और सिद्ध क्या करना होगा, AD अपान BD इक्वल टू AE अपान CE। थोड़ी सी रचना कर ली थी कि DM परपेंडिकुलर E, EN परपेंडिकुलर AD, ठीक ना। उसके अलावा ये दोनों हमने भुजाएं आपस में मिला दी। मिलाने के बाद जब आगे आते हैं तो प्रूफ में आए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया AD और एरिया CD ले रहे हैं, तो एरिया ADE में AE अगर बेस है तो हाइट आपकी जो है DM हो जाएगा, तो 1/2 A इंटू DM लिख दिए। और यहाँ पर जब आए इस वाले में तो आ गया CE, है ना, तो इस बार DM यहाँ से हो जाएगा, बेस अगर CE है तो ये आ गया। ऐसे ही एक बार इधर वाले में आए तो हमने बेस इस बार AD और BD ले लिया, तो ये कंडीशन आ गई। अब हम देख रहे हैं हमको ये पार्ट इक्वल करना, ये कब इक्वल होगा, जब ये इक्वल हो जाएगा। हम इनमें अगर देखें तो अंश इक्वल था, हम हर को इक्वल कर लें कि अगर CDE और BDE आपस में इक्वल हो जाए तो बात हमारी बन सकती है। तो CD और BD पे अगर गौर करें तो ये सेम बेस पे हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, और सेम बेस अगर सेम पैरेलल के बीच में कोई भी दो त्रिभुज होते हैं तो उनके क्षेत्रफल आपस बराबर होते हैं, एरिया बराबर हो गए। तो यहाँ पे जो इस त्रिभुज में, है ना, BDE था उसे हमने CDE लिख दिया, तो जब CDE लिखा तो हमारा पहला इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, तो यही बात हमको प्रूव करनी थी। अब इसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा की बात करिए, तो इसी को हमने पलट दिया, 1 ऐड कर दिया, फिर एलसीएम ले लिया और फिर पलटा, तो हमारा ये आ गया पार्ट अपान होल वाला केस बन जाएगा, यानी AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC वाला केस भी हमारा बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये थ्योरम आपकी होती हुई, दैट्स ऑल। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PVD थ्योरम लगी हुई है ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।